Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो information है, जो facts हैं, उनको हम यहाँ पे discuss करेंगे इस lecture के अंदर। तो स्टूडेंट डिस्कशन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द अपोजिशन पार्टीज़ का एक पॉलिटिकल अलायंस क्रिएट हुआ जिसे इंडिया का नाम दिया गया। उन्हीं के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई है जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से पहले। आपको लीडरशिप इन द हाउस के बारे में पता होना चाहिए। आप जो भी पॉलिटी का बुक रीड करते हो उसके अंदर जाके पार्लियामेंट चैप्टर को रीड करना, उसके अंदर लीडरशिप इन द हाउस को बताया गया है कि अलग अलग टाइप के जो लीडर्स हैं वो आपको हाउस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम सीटिंग पैटर्न को देखते हैं। हाउस के अंदर जो सीटिंग पैटर्न है, यहाँ पे हमारे स्पीकर सर सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस के अंदर वो बैठते हैं। इनके जो राइट हैंड साइड है, जो सीटिंग पैटर्न का राइट हैंड साइड है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर रहेगी वो हमेशा यहाँ पे बैठते हुए आपको ये सीटिंग पैटर्न रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड जो इनका सीटिंग पैटर्न का लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पे हमेशा अपोजिशन पार्टी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो अपोजिशन के अंदर है, जो पार्टी पावर के अंदर नहीं है। इसके अंदर बेसिकली आप देखें कि जो सीटिंग पैटर्न है उसके अंदर आपको सारे वो लोग रहेंगे जो अलायंस का भी पार्ट है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये एक सीटिंग पैटर्न के बारे में था। फिर बाकी कुछ ऐसी छोटी पार्टियां हैं जिनकी प्रॉपर संख्या नहीं है, 4 एमएलए 4 एमपी या 5 एमपी जितने भी उनके जीत के आए हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग में फिर यहाँ पे जो सीटिंग पैटर्न है वो डिसाइड किया जाता है। मैक्सिमम आपको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम लीडरशिप इन द हाउस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको 2-3 तरीके के जो लीडर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एक होते हैं लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लीडर ऑफ द हाउस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। अगर ये लोकसभा से जीत के आते हैं, लोकसभा के इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया है, तो लोकसभा के ये लीडर ऑफ द हाउस होंगे। लीडर ऑफ द हाउस आपको लोकसभा के देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये राज्यसभा के थ्रू आए हैं तो किसी ना किसी मिनिस्टर को ये नॉमिनेट करेंगे लीडर ऑफ द हाउस के रूप में लोकसभा के अंदर। तो लीडर ऑफ द हाउस हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर रहेगी उसी से रिलेटेड पर्सन आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन आपको पता होना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे अपोजिशन के अंदर जो पर्सन है, एटलीस्ट 110 जिन्होंने सीट है वो सिक्योर की हों, एटलीस्ट 110 सीट इन्होंने सिक्योर की हों। और फर्स्ट टाइम जो लीडर ऑफ अपोजिशन को जो रिकॉग्नाइज किया गया था हमारे कंट्री में, वो 1969 का समय है। और इसका जो स्टैट्यूटरी स्टेटस की अगर हम बात करें तो 77 के समय इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज किया गया। 1977 के समय इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज किया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन को एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर इनकी पोस्ट होती है। कैबिनेट मिनिस्टर को जो भी प्रिविलेज मिलते हैं वो सभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा देखिए कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उन्होंने इनको अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस भी दिया गया है, जिसमें आइवर जोनिंग्स नाम के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटस है वो भी दिया गया है। अब कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो ना तो लीडर ऑफ अपोजिशन के अंदर है ना लीडर ऑफ हाउस के अंदर है, छोटी उनकी संख्या है, तो आप देखिए कि उन पॉलिटिकल पार्टीज का आपको यहाँ पे एक विप देखने के लिए मिलेगा। वैसे विप वर्ड का अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो उसका मीनिंग है कोड़ा। कोड़ा बेसिकली कंट्रोल करने के लिए। अबे विप आपको जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उनका भी एक विप होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर नहीं है या जिनकी संख्या कम है उनका भी आपको एक विप देखने के लिए मिलेगा। विप का मीनिंग है कि कंट्रोल करना। आप देखिए कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, इन दोनों का मेंशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं किया गया है। यूपीएससी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है या नहीं है। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मेंशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों का जो मेंशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें जो रूल्स हैं, जो स्टैट्यूट हैं हाउस के, जो रूल्स ऑफ द हाउस, उनके अंदर इसको मेंशन किया गया है। जो रूल्स ऑफ द हाउस हैं उसके अंदर मेंशन किया गया है लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स विप के बारे में, विप का मीनिंग यही है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी पर्सन हैं उनको डायरेक्शन इश्यू करना, उनको डायरेक्शन देना कि कौन से बिल के ऊपर आपको वोटिंग करनी है, कौन के ऊपर नहीं करनी है। इन छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपना एक लीडर, फ्लोर लीडर भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है।
फ्लोर लीडर भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ये फ्लोर लीडर जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो फ्लोर लीडर है वो भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। और कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा असिस्टेंट फ्लोर लीडर भी अपॉइंट किया जाता है, जिसका मेन मोटिव होता है कि कोई बिल है, कोई मैटर है, उसके ऊपर पार्टी के अंदर से कौन बोलेगा, कितना समय उनको अलॉट हुआ है, ये सब उसके द्वारा फ्लोर लीडर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उनके मेंबर्स को डायरेक्शन इश्यू की जाती है। डायरेक्शन के अगेंस्ट में अगर वो फ्लोर लीडर की जो डायरेक्शंस है उसके अगेंस्ट में अगर मेंबर्स जाते हैं, उनकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, नॉट फॉलोड, तो उस समय में यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं। जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं अगर विप की या फ्लोर लीडर की जो डायरेक्शंस है उनको नहीं माना गया तो दिस इज अबाउट द फ्लोर लीडर जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टूडेंट्स। कुछ ऐसी हमारी बाई इलेक्शन के रिगार्डिंग में कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिनका बाई इलेक्शन का होना है। तो सबसे पहले आपको बाई इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि दो ऐसी कंडीशंस बताई गई हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में। 1951 का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है कि दो ऐसी कंडीशन है उस समय बाई इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं होता है। बाई इलेक्शन कंडक्ट क्यों होता है? तो आप देखिए कि कोई भी पॉलिटिकल सीट है, कोई भी पॉलिटिकल सीट है, अगर वो यहाँ पे वैकेंट हुई है किसी ना किसी रीजन की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, मेंबर का डेथ होने की वजह से, कोई भी रीजन हो कि जिसकी वजह से यहाँ पे उनका रिमूवल की वजह से वो सीट अगर खाली हुई है यहाँ पे ब्लैंक, तो उस समय उस सीट के ऊपर इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कैरी आउट किए जाते हैं। बट दो ऐसी कंडीशन है जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 151A। उसका एक सेक्शन है सेक्शन 151A। अब ये सेक्शन ऐसा बताता है कि दो ऐसी कंडीशंस हैं उस समय में जो बाई इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं हो सकते। एक तो आप देखिए कि अगर यहाँ पे जो मेंबर हैं जिनकी यहाँ पे जो सीट वैकेंट हुई है, अगर लेस देन 1 ईयर का अगर टेन्योर बचा है, लेस देन 1 ईयर का जो टेन्योर है वो उनका बचा है, तो उस समय में वहाँ पे जो बाई इलेक्शन है वो नहीं होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, तो नेक्स्ट कंडीशन ये है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन है वो कंसल्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और सर्टिफाइड दे कि यहाँ पे जो बाई इलेक्शन कंडक्ट कराना प्रेजेंटली जो ग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग में। तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड करे कि यहाँ पे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराना मुश्किल है, तो उस समय में जो बाई इलेक्शंस हैं वो नहीं होंगे। तो दिस इज अबाउट द बाई इलेक्शन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेस देन 1 ईयर का अगर समय बचा है तो वहाँ पे बाई इलेक्शंस हैं जो नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का एक इंटरव्यू है जिसको मेंशन किया गया है आज न्यूज़पेपर्स के अंदर में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा पॉपुलिज्म जो इफेक्ट है उसके बारे में बात की गई है। उनके बारे में बताया गया है कि जिस तरीके से जो फ्री बीज हैं, जो पॉपुलिज्म की तरह जो मैनिफेस्टो के अंदर या पॉलिटिकल जो भी कैंपेनिंग है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको रोकने की ज़रूरत है। उसके बारे में इन्होंने बात की है कि ऐसे ही श्रीलंका का इन्होंने कोट किया है कि श्रीलंका नाम का जो कंट्री है ऐसे ही फ्रीबीज की वजह से, ऐसे ही पॉपुलिस्ट जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से वहाँ पे उनका डेप्थ ट्रैप है जो इंक्रीज हुआ वो कम्प्लीटली डेप्थ के अंदर चले गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने जो ग्लोब साउथ के जो कंट्रीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में इन्होंने मेंशन किया है कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे उनका जो डेप्थ है उसको रीस्ट्रक्चर करने की इन्होंने बात की। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की इन्होंने बात की कि इन्होंने कहा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो रिलीवेंस है वो जब तक ही रहता है। इंस्टीट्यूशन का जो रिलीवेंस है वो जब तक ही रहे कि अगर समय के साथ वो चेंज नहीं होता है। तो आप देखिए कि इंडिया की डिमांड है कि यूएनएससी को रिफॉर्म किया जाए और इंडिया को जो परमानेंट जो यहाँ पे पोजीशन है वो दी जाए, वीटो पावर दिया जाए। तो इसके लिए इंडिया ने एक G4 नाम का जो कंट्री है, G4 नाम का जो ग्रुप है वो भी बनाया था।
इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, और आपको 4 कंट्रीज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अपोजिशन में आप देखिए कि एक कॉफ़ी क्लब भी है, एक कॉफ़ी क्लब भी है। 4 कंट्री इसके अंदर कौन से हैं? इंडिया, जापान, जर्मनी और आपको ब्राज़ील देखने के लिए मिलेगा। एक कॉफ़ी क्लब भी है स्टूडेंट्स। कॉफ़ी क्लब इसका अपोज करता है कि यूएनएससी का जो रिफॉर्म है वो नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर ये जो चारों कंट्री हैं इन्हीं के आसपास के कंट्री आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए कि इंडिया का अपोज करेगा पाकिस्तान, जापान का साउथ कोरिया है, जर्मनी का करेगा इटली। तो इस तरीके से 4 कंट्री इसके अंदर, 4-5 कंट्री इसके अंदर भी हैं जो यहाँ पे रिफॉर्म का अपोज करते हैं। कॉफ़ी क्लब है। इसके अलावा ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा यहाँ पे ग्लोबल जो सोवरिन डेप्थ का जो रीस्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में एक राउंड टेबल है, जिसे G20 लास्ट ईयर G20 के समय बनाया गया था, जिसके अंदर G20 के मेंबर्स हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। तो बेसिकली है स्टूडेंट्स ग्लोबल सोवरिन डेप्थ राउंड टेबल, ग्लोबल सोवरिन डेप्थ राउंड टेबल, जिसको लास्ट ईयर क्रिएट किया गया G20 के नेगोशिएशंस के समय में। और यहाँ पे IMF है, वर्ल्ड बैंक है। IMF वर्ल्ड बैंक के अलावा जो G20 के प्रेसिडेंसीज है उनके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो बॉर्डर टेरिटोरियल डिस्प्यूट के जो रिसेंटली कुछ इश्यूज आए उसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, उनके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया अपने इस इंटरव्यू के अंदर में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरव्यू के बारे में है जो भी इंफॉर्मेशन है। जैसे इंडिया की डाइवर्सिटी को इन्होंने डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे जो 17% पॉपुलेशन है, 2% लैंड है। इसके अलावा हम एमिशन के अंदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट के वे में हम 5% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। एमिशन के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। उसके बारे में ऑनरेबल पीएम सर ने मेंशन किया अपने लेक्चर के, अपने इस इंटरव्यू के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीएम सर के इंटरव्यू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, जो डेप्थ रीस्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में है, या ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका भी जो डेप्थ रीस्ट्रक्चर की बात की है इन्होंने, कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे वल्नरेबल कंट्रीज हैं, उनके डेप्थ को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडिया का जो ट्रायो का फॉर्म हुआ है G20 के अंदर में, कि लास्ट मीटिंग बाली के अंदर थी, प्रेजेंटली इंडिया के अंदर है। लास्ट मीटिंग बाली के अंदर थी, प्रेजेंटली मीटिंग इंडिया के अंदर होगी G20 की, और नेक्स्ट मीटिंग आपको ब्राज़ील के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह के देखिए कि जो ट्रायो का फॉर्म हुआ है ये इंडिया की एक लीडरशिप को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में है, कि जो ग्लोबल साउथ का लीडर के रूप में, जो ग्लोबल साउथ हैं, जो कॉलोनी हुआ करते थे कभी, तो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के रूप में, उनके एक लीडर के रूप में इंडिया यहाँ पे इमर्ज हो इस G20 के फॉर्मेट के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अबाउट द आंध्र प्रदेश के अंदर जो आप रिजर्वेशन का इश्यू है उसके रिगार्डिंग को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। आप देखें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की गई है कि राइट टू इक्वलिटी है आपको, और राइट टू इक्वलिटी के अंदर में आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट दी गई हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इक्वलिटी की बात की है। इसी राइट टू इक्वलिटी के अंदर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ऐसे ही एक हमारे यहाँ पे इक्वलिटी का राइट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 स्टूडेंट्स क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो रहने वाले जो पर्सन्स हैं उनको इक्वलिटी है जॉब एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जो हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में यहाँ पे इक्वलिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 16 के अंदर में, आर्टिकल 16 के अंदर में। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी बनाए गए हैं, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आप देखिए कि क्या है, आर्टिकल 16 के कुछ एक्सेप्शन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक्सेप्शन यहाँ पे है रेजिडेंस। अगर रेजिडेंस के बेसिस पे यहाँ पे जो स्पेशल प्रिविलेज है लोकल लोगों को दिया जा सकता है। इसी के अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि अगर किसी स्टेट के द्वारा, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि कोई कम्युनिटी है वो बैकवर्डनेस है, कम्युनिटी के अंदर बैकवर्डनेस है, तो उस कम्युनिटी का जो बैकवर्डनेस है सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में, तो उस बैकवर्डनेस के रिगार्डिंग में एक स्पेशल प्रिविलेज है जो रिजर्वेशन का यहाँ पे दिया जा सकता है। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की गई कि
सपोज कीजिए कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई टेम्पल के अंदर रिक्रूटमेंट होना है, कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई टेम्पल है उसके अंदर होना है रिक्रूटमेंट, बट यहाँ पे जो अदर कम्युनिटी हैं, सपोज कीजिए हिंदूज़ के अलावा जिसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, वो लोग यहाँ पे अप्लाई करें और वो लोग बोलें कि हमें इक्वलिटी है, तो यहाँ पे इसको भी एक्सेप्शन रखा गया है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसको यहाँ पे एक्सेप्शन में रखा गया है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वलिटी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो इसी रेजिडेंस के अंदर में अब आप देखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग में जो रूल मेकिंग का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो ये आर्टिकल 371D के थ्रू जो स्पेशल पावर दी गई है, जैसे आप देखिए आर्टिकल 370 हमने रीड किया था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर था। आर्टिकल 371 के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स को कुछ लिटिल बिट एक्सेप्शन है वो दिए गए हैं। जैसे हम 371F के बारे में काफ़ी रीड करते हैं, जब भी सिक्किम का नाम आता है तो हम 371F के बारे में रीड करते हैं कि 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को स्पेशल पावर है कि जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होंगे सिक्किम का जो लोकल पर्सन है वो ही वहाँ पे लोकसभा के जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट करेगा। तो इसी तरीके से 371D के अंदर और ई के अंदर तो एजुकेशन के रिगार्डिंग में है, आंध्र प्रदेश को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। ये स्पेशल राइट्स हैं कि वहाँ पे एजुकेशन एरिया के अंदर जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, लोकल रिजर्वेशन है वो दिया गया। अब ये 371D को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से इंसर्ट किया गया, 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसके थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था। अगर हम बात करें ईयर की बात करें तो ये है 1973, उस ईयर में 1973 के समय इसको इंसर्ट किया गया और जो आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश को यहाँ पे पावर दी गई थी। अभी 371D को यहाँ पे जब बाइफरकेट हुआ आंध्र प्रदेश 2014 के समय, तो रखा गया कि जितने भी प्रोविजंस है वो 10 ईयर के लिए यहाँ पे रहेंगे, जितने भी प्रोविजंस है वो 10 ईयर के लिए रहेंगे। तो वहाँ के जो लोगों को यहाँ पे डाउट है कि ये जो एजुकेशन के अंदर जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो एजुकेशन के अंदर कोटा है लोकल लोगों को, ये 2024 के बाद में ख़त्म हो सकता है, उसी के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री हुआ, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने डिस्कस किया। आप देखें कि स्टूडेंट्स इस लोकल रिप्रेजेंटेशन या लोकल कोटा के रिगार्डिंग जो रूल मेकिंग पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में, तो स्टूडेंट्स G20 की मीटिंग होने वाली है इंडिया के अंदर और हमारे जो छोटी छोटी स्मॉलर सिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे सजाया गया है G20 की इस मीटिंग के दौरान। तो आप देखें कि छोटी छोटी जो सिटीज़ हैं जैसे खजुराहो है, जो केवड़िया है, गुजरात के अंदर जो बेसिकली यहाँ पे धोलावीरा का रीजन है, उन सभी को सजाया गया है G20 की मीटिंग से पहले, इसको मेंशन किया गया है। इसी न्यूज़ के अंदर यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि लाल किला के पास में शालीमार जो फोर्ट है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया न्यूज़ के अंदर में कि जो शालीमार फोर्ट है, जो शालीमार फोर्ट है, शालीमार फोर्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि शालीमार फोर्ट एक तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो हमारे यहाँ पे सूर डायनेस्टी हुआ करती थी उससे ये बिलोंग करता है, सूर डायनेस्टी जो हुआ करती थी उससे ये बिलोंग करता है। हम एक बार लिटिल बिट जो मॉडर्न हिस्ट्री है, सॉरी जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके बारे में रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1526 के समय, जो 1526 का जो समय है उस समय में यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं हमारे 1526 के समय पावर के अंदर आते हैं बाबर यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी हैं, इब्राहिम लोदी को डिफीट करते हैं। लोदी डायनेस्टी के वो रूलर हुआ करते थे, उनको डिफीट करने के बाद में वो पावर के अंदर आएंगे, उनके बाद बैटल ऑफ पानीपत होता है, उसके बाद में उनके द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा जाएगा, अलग अलग लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी जाती हैं। 1530 के समय बाबर यहाँ पे उनकी डेथ होती है और बाबर की डेथ होने के बाद में स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो पावर के अंदर आएंगे उनके जो बेटे हैं हुमायूं यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे। बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि हुमायूं जो हैं वो हुमायूं यहाँ पे बेसिकली कंप्लीटली अपने स्ट्रगल के अंदर रहेंगे, कंप्लीटली अपनी पावर के समय स्ट्रगल के अंदर वो रहेंगे। जैसे कि 1539 के समय
1539 के समय इनके द्वारा एक बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा के अंदर इनकी डिफीट होती है और ये यहाँ से भागते हैं। वो एक नदी है बक्सर के पास, बिहार के अंदर। आप जो बच्चे बिहार के हैं या आपने मेडिवल हिस्ट्री रीड की है तो आप ज़रूर से बताना उस नदी का नाम क्या है। और आप देखिए कि के से उस नाम शुरू होता है उस नदी का, तो लिटिल बिट हिंट है आप लोगों के लिए। 1539 के समय ये बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ चौसा। उसके बाद में 1540 के समय दोबारा से बैटल लड़ेंगे शेरशाह सूरी के साथ में। और शेरशाह सूरी की ये बैटल है बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज उस समय काफ़ी फेमस सिटी हुआ करता था, इवन अर्लियर समय में तो और भी काफ़ी फेमस सिटी था कन्नौज, जो आज परफ्यूम के लिए जाना जाता है। तो कन्नौज के अंदर लड़ाई लड़ते हैं बाबर, यहाँ हुमायूं यहाँ पे जीतते हैं। हुमायूं बिकेम द किंग विदाउट द किंगडम, किंगडम यहाँ उनके पास कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सूर डायनेस्टी पावर के अंदर आती है और इसी सूर डायनेस्टी के अंदर 1540 से लेकर 1556 तक सूर डायनेस्टी का लिटिल बिट जो रूल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसी सूर डायनेस्टी के जो यहाँ पे शेरशाह सूरी हैं, इस जब बैटल ऑफ चौसा के बाद में वो शाह का जो शेर खान के नाम से उनको जाना जाता था, पर शेरशाह सूरी का जो टाइटल है वो इस बैटल ऑफ चौसा के बाद में गेन करते हैं। वो पावर के अंदर रहे, उनके द्वारा काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो कैरी आउट किए गए, जिसमें स्पेशल अगर हम बात करें कि उनके द्वारा जो रोडवेज हैं, जो हाईवेज हैं वो बनाए गए, रोड्स काफ़ी बनाई गई, हाईवेज उनके द्वारा काफ़ी सारे बनाए गए थे, जिसके अंदर आपको ग्रांड ट्रंक रोड देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको छोटे छोटे जो रोड हैं वो काफ़ी फेमस है इनके द्वारा। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, सराय इनके द्वारा बनाई गई है। तो फिर 1545 के समय उनकी डेथ होती है शेरशाह सूरी की। उसके बाद में उनके अलग अलग जो रूलर्स हैं, उनके जो बेटे आते हैं, शेरशाह सूरी के जो बेटे हैं सलीम शाह सूरी, और सलीम शाह सूरी के द्वारा ही इस जो शालीमार फोर्ट है, सलीम शाह सूरी हैं उन्हीं के द्वारा, सलीम शाह सूरी के द्वारा 1546 के समय 1546 के समय इस शालीमार फोर्ट को बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्ट है स्टूडेंट्स। सिकंदर शाह सूरी इसके अंदर 1555 के समय यहाँ पे डिफीट होने के बाद में यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जब 1556 के समय जो हेमू नाम के जो रेवाड़ी से बिलोंग किया करते थे, हरियाणा के अंदर जो रेवाड़ी है वहाँ से बिलोंग करते थे, वो उनकी डिफीट होती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर 1556 के समय। और उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो कम्प्लीटली जो मुगल डायनेस्टी है वो पावर के अंदर आती है फिर से। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द जो हमने सूर डायनेस्टी है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम एक बार शालीमार फोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लिटिल बिट जो भी इंफॉर्मेशन है शालीमार फोर्ट के बारे में। स्टूडेंट शालीमार फोर्ट आप देखिए, शालीमार फोर्ट इसको 1546 के समय जो शेरशाह सूरी के जो बेटे हैं, शेरशाह सूरी के बेटे का नाम है सलीम शाह सूरी, उनके द्वारा बनाया गया था। सलीम शाह सूरी उनके द्वारा बनाया गया और बाद में अलग अलग रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया। ये बेसिकली डिफेंस के पर्पज़ से बनाया गया था कि हुमायूं की जो फोर्स आई उससे लाल किला के पास में बचा जा सके। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि शाहजहाँ के समय शाहजहाँ यहाँ पे रहते हैं। 1857 के जो रूलर्स हैं, 1857 के जो बहादुर शाह जफ़र हैं, बहादुर शाह जफ़र सेकंड हैं, बहादुर शाह जफ़र, वो यहीं पे अपना दरबार लगाया करते थे, जिनका बेसिकली देखिए लाल किला के बाहर भी नहीं, यहाँ पे जो इस शालीमार जो फोर्ट है उसके अंदर इनका बाग हुआ करता था। आज़ादी के समय जो हमारे हम बात करें कि 1942 के समय इंडियन नेशनल आर्मी के जो लीडर्स थे उनको इसके अंदर रखा गया। तो अलग अलग समय में टॉर्चर के समय भी काफ़ी इंग्लिश जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा काफ़ी लोगों को इसके अंदर रखा गया है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इस शालीमार फोर्ट को यूज़ किया गया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द आदित्य मिशन। हमारे इसरो का यहाँ पे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यूस प्रेज किया गया है कि इसरो के द्वारा देखिए कि हमारा जो चंद्रयान 3 है उसको कम्प्लीटली पार्क कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे लूनार नाइट का समय आया है 2 वीक के लिए। और अगर यहाँ पे सही रहा, इस लूनार नाइट के बाद में वहाँ पे समय सही रहा,
तो हमारा जो आदित्य मिशन का जो लैंड रोवर है उसको फिर से एक्टिवेट किया जाएगा अगर सभी वहाँ पे सही रहे, क्योंकि टेम्परेचर 120 डिग्री के आसपास पहुँचेगा। इसके अंदर फिर आदित्य मिशन की बात की गई है, चंद्रयान का मिशन की यहाँ पे डिस्कस किया कि उसके जो रोवर्स हैं उनको यहाँ पे पार्क किया गया है। फिर आदित्य मिशन इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर बताया गया कि हमारे यहाँ पे जो कोडई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी है, जो एंशियंट समय में एक ओल्ड ट्रेडिशन है सूर्य को यहाँ पे कंटिन्यूस एक्सप्लोर करने का। इवन आप देखें कि सूर्य का जो वर्शिप है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। हम एक जो मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है वो तो कम्प्लीटली जो हमारा सन है उसी से रिलेटेड हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके अंदर बात की गई कि जो 7 पेलोड्स हैं वो गए हैं, जिसमें कुछ इन सीटू स्टडी की जाएगी, जिनके द्वारा कि वहाँ पे सैम्पलिंग है वो ली जाएगी सोलार सरफेस के रिगार्डिंग में, पेनोलोलियोप टेलीस्कोप, इन सब को वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आदित्य मिशन के रिगार्डिंग में जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेट करने की बात की गई है कि यहाँ पे थ्योरीज को प्रूव करने के रिगार्डिंग में या जितना भी जो डिस्कवरी है वो किया जा सके इस मिशन के द्वारा, क्योंकि L1 पॉइंट के ऊपर रहेगा। 1.5 जो मिलियन किलोमीटर के आसपास का जगह है अर्थ से। ये इसको हेलो ऑर्बिट के अंदर रखा गया है, जैसे कि कोई भी डिफ़िकल्टी सिचुएशन हो उस समय भी ये एलिप्स का समय है या कोई भी प्रॉब्लम हो उस समय ये इसको ऑब्जर्व किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इसरो की एबिलिटी के बारे में बात की गई है कि डे बाय डे जिस तरीके से रिलायबल मिशंस हैं, चंद्रयान सेकंड एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा डे बाय डे जिस तरीके के रिलायबल मिशंस इसके द्वारा सेंड किए गए हैं और बाहर की जो एजेंसीज के द्वारा जो सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया गया है, तो एक रिमार्केबल जर्नी है उसको यहाँ पे बताया गया। जैसे हम बाहर की एजेंसीज के बारे में बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट द इसरो के इस आदित्य मिशन के बारे में है, जिसके अंदर बताया गया है कि इसको प्रॉपर वेलोसिटी को गेन करने के लिए इनके द्वारा अर्थ के चारों तरफ जो 16 डेज के आसपास का जो समय है उसके अंदर राउंड किया जाएगा और उस राउंड के थ्रू ही प्रॉपर वेलोसिटी है उसको ये गेन करेंगे। 7 पेलोड्स ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर मेंशन था। 7 पेलोड्स जो इस टास्क के लिए जो सेलेक्ट किए गए हैं उनका मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सन को डीपर वे में अंडरस्टैंड किया जा सके। जो रेडिएशन है, जो हीट है, फ्लो पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इन सभी को स्टडी करने के लिए इन 7 पेलोड्स को भेजा गया है आदित्य मिशन के साथ में। जो L1 पॉइंट जो है ये सन है, ये अर्थ है, ये L1 पॉइंट है, इस L1 पॉइंट के ऊपर रहेगा। ये 1% दूरी है सन और अर्थ के बीच की। आप देखिए कि 99% दूरी और बची है जो सन और अर्थ के बीच में है, तो काफ़ी दूर है। 1.5 जो मिलियन किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। कोडाई कनाल में हमारी एक एंशियंट जो सोलार ऑब्जर्वेटरी है जो बताती है। इसके अलावा आप देखिए कि जयपुर के अंदर जो जयपुर सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके अंदर भी आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे जंतर मंतर हैं, उनके अंदर इसी तरीके का जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। एस्ट्रोनॉमी, सॉरी स्टूडेंट्स, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द हंगर अक्रॉस द स्टेट्स की यहाँ पे बात की गई है। ये आप देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की गई कि इंडिया की जो 2022 के समय जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022 के समय इंडिया की जो रैंक आई वो है 107 आउट ऑफ 120, 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ये पाकिस्तान से भी कम है, हमारी जो रैंकिंग है वो पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान हमारे से हायर रैंकिंग अचीव की है पाकिस्तान ने। इवन नाइजीरिया जैसे कंट्री की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। 3 डायमेंशन के ऊपर ये बेसिकली काम करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। 3 डायमेंशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट डायमेंशन इज अबाउट द कैलोरीज का जो अंडर न्यूरिशमेंट है, जो अनन्यूरिशमेंट है, कैलोरीज का अनन्यूरिशमेंट यहाँ पे रखा जाता है। इसके अलावा आपको चाइल्ड माल न्यूट्रिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड का जो माल न्यूट्रिशन है उसको इसके अंदर रखा गया है। और आपको जो मोर्टेलिटी है अंडर 5 जो चाइल्ड का चाइल्ड का यहाँ पे जो है माल न्यूट्रिशन के अंदर जो बेसिकली स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, चाइल्ड का माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग जिसके अंदर रखा गया। और स्टंटिंग और वेस्टिंग का इंडिया के अंदर स्टेटस इस तरीके से है कि 1/3 जो वर्ल्ड के जो चिल्ड्रंस है, स्टंटेड जो चिल्ड्रंस हैं वो इंडिया के अंदर मिलते हैं। अंडर वेट भी इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अंडर 5 जो स्टंटेड वेस्टेड जो अंडर वेट जो बच्चे हैं, हर एक 5वां बच्चा है जो यहाँ पे सफ़र करता है वेस्टिंग की प्रॉब्लम से। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया का यहाँ पे ये स्टेटस है, इस तरीके की सिचुएशन है।
अब इसको डील करने के लिए इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि स्टेट के अक्रॉस में जो स्टेट के अंदर में यहाँ पे हंगर इंडेक्स है उसे कंडक्ट किया जाए। बट हमारे यहाँ पे जो स्टेट के अक्रॉस में स्टेट हंगर इंडेक्स है जिसे कंडक्ट किया जाता है उसके अंदर जो चाइल्ड जो कैलोरीज का अनरिचमेंट है उसको नहीं रखा जाता। तो कैलोरीज का अनरिचमेंट है उसको यहाँ पे नहीं रखा जाता। उसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स को रखा गया है, बॉडी मास इंडेक्स को रखा गया है। आपको देखिए कि इसके अलावा आप देखिए जो हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पे देखने के लिए मिली है अनरिचमेंट की वजह से। और जो हेती, निगेर, लिबेरिया ऐसे जो अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनसे भी हम खराब यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे है उसके अंदर न्यूट्रिशनल इनटेक का जो राउंड सर्वे कंडक्ट होता है उसको लास्ट टाइम में 2011 के समय कंडक्ट करवाया गया था। नेशनल सैंपल सर्वे का जो 78 राउंड है उसके अंदर भी हाउस होल्ड फूड इनसिक्योरिटी मिशन है उसे रखा गया है। तो बेसिकली अनरिचमेंट को यहाँ पे कंटिन्यूस एग्जामिन ही नहीं किया गया है हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो इंडेक्स हैं उनके अंदर में। बट इसके बजाय इंडिया ने अभी रिसेंटली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है काफ़ी सारे लोगों को एलिवेट किया है आउटसाइड द पॉवर्टी, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि माल न्यूट्रिशन को वो लीड करे, अक्रॉस द स्टेट्स जो सर्वे है वो कंडक्ट कराए जाए और अक्रॉस द स्टेट्स इन सर्वेज के अंदर जो रैंकिंग दी जाए उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे बात की गई है। क्योंकि हमारे कुछ स्टेट्स का जो माल न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम है। इवन जो अफ्रीका के जो लो डेवलपिंग कंट्री हैं, लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्री हैं एलडीसी, उनसे भी काफ़ी ख़राब हमारी परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टूडेंट्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको पता होगा मजदूर किसान शक्ति संगठन है। अरुणा रॉय नाम की एक एक्टिविस्ट है। आप जब लाभासना सेलेक्ट होगे तो इनका इस जगह आपको विजिट करने का मौका मिलेगा। इवन वो हो सकता है कि लाभासना के अंदर आपको लेक्चर भी देने के लिए आए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बेसिकली इस एक्ट का जो ओरिजिनेशन है वो आपको इस जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है इसके एफर्ट्स के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। निखिल डे हैं, ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके द्वारा कंटिन्यूस राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई। अभी रिसेंटली इसके अंदर डिस्कस किया गया है कि 2019 के समय जिस तरीके से एक्ट को अमेंड किया गया और इन्फॉर्मेशंस को रोका गया उसके बारे में बात की गई है। और इसके अंदर बताया गया है कि जैसे ही हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आएगा तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो स्टेटस है वो समहाउ यहाँ पे कंसर्न वहाँ पे रेज किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है, होमवर्क है आपके लिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है 2019 का जो अमेंडमेंट उसके बारे में आप रीड कीजिए। ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसके अंदर बेसिकली उन्हीं कुछ बातों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में रिगार्डिंग में जो डिफरेंट टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है उसको बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, आसाम गवर्नमेंट एंटी पॉलीगेमी जो लॉ है वो लाने वाला है आसाम गवर्नमेंट, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आसाम के अंदर देखिए कि आप देखिए कि चाइल्ड मैरिज की वजह से भी काफ़ी सारा न्यूज़ के अंदर में था। जो चाइल्ड मैरिज है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था आसाम गवर्नमेंट। और अब एंटी पॉलीगेमी जो लॉ है वो वहाँ पे लाया जाएगा, ये बताया गया है इस न्यूज़ के अंदर में। तो अब ये न्यूज़ कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर रहेगी तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द दीक्षा पोर्टल के बारे में है जिसके अंदर एआई का जो यूज़ है उसकी बात की गई है। स्टूडेंट दीक्षा बेसिकली आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो पल यहाँ पे एआई है जो PAL है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग दीक्षा पोर्टल के अंदर उसको यूज़ करने की बात की गई है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंदर जो मीटी है, मीटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी के अंडर में ये है पल पर्सनलाइज अडोप्टिव लर्निंग के बारे में। पल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है जिसके अंदर हर एक चिल्ड्रन को यहाँ पे इंडिविजुअल जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उससे उसको ओवर किया जा सके, उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द पल की जो दीक्षा पोर्टल है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो लोगों को यहाँ पे एजुकेशन जो डिजिटल एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाना उनका मोटिव है। तो इस दीक्षा पोर्टल को यहाँ पे इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है इस न्यूज़ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द यूक्रेन के बारे में है कि यूक्रेन के द्वारा जो ओडेशा नाम का जो ओडेशा पोर्ट है
उसके ऊपर अटैक किया गया है, और रोमानिया के अंदर भी इनके द्वारा अटैक किया गया है। रोमानिया के अंदर भी इनके ऊपर अटैक किया गया है, जिसको कि नाटो का एक पार्ट है। नाटो के बारे में आपको पता होगा, नाटो ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर जिनका हेडक्वार्टर है, और एक कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म है इसके अंदर में। 1949 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओडेसा पोर्ट ब्लैक सी के अंदर है। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है कि ब्लैक सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, जो ब्लैक सी है उसके सराउंडिंग कंट्रीज हैं, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और यहाँ पे देखिए कि जो ग्रेन डील है, जो ब्लैक सी ग्रेन डील है, कि इस ओडेसा पोर्ट इन सबको यूज़ करते हुए जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे ग्रेन्स का सप्लाई है उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा रसिया के द्वारा। पर रसिया के द्वारा रिसेंटली पिछले महीने भी ओडेसा पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया, जो मेन पोर्ट है जिसके थ्रू ग्रेन्स है उसका सप्लाई किया जाता है। तो दिस न्यूज़ इज अबाउट द ओडेसा पोर्ट, रसिया के उस अटैक के बारे में है। तो आज का जो ये डिस्कशन है स्टूडेंट्स, यहीं पे ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको हमने डिस्कस किया। तो कल फिर से डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।